हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और उसको लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों, किसी विषय पर कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त करना अर्थात विषय को सार रूप में प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप होता है। इसकी सीमा गिने चुने शब्दों अथवा 8-10 वाक्यों तक ही सीमित होती है। इसमें विषय परिचय, वर्णन और निष्कर्ष सभी होते हैं। पर ध्यान रखिए, अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद में विचारों को क्रम से लिखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय सदैव सरल और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद संक्षिप्त एवं प्रभावशाली होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए और अनुच्छेद लिखकर एक बार पढ़ना अवश्य चाहिए, अर्थात जो भी उसमें त्रुटियां हो एक बार पढ़ के उन्हें आप संभाल लीजिए ताकि परीक्षा में आपके अंक ना कटे। आइए अब कुछ विषयों पर अनुच्छेद पढ़ते हैं। पहला विषय है अनुच्छेद लेखन के लिए मेरा देश भारत। हमारा अनुच्छेद यूं शुरू होता है, भारत की प्राकृतिक बनावट एवं प्राकृतिक संपदा अद्भुत है। लगता है प्रकृति ने स्वयं इसकी रचना की है। उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय पर्वत श्रेणियां इस देश का मुकुट बनी हुई है, तो दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को धो रहा है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियां भी अपने पवित्र जल से इस देश की धरती को शस्य श्यामला बना रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ऋतुएं इसकी प्राकृतिक छटा को निहार रही हैं, जिन्हें देखकर प्रतीत होता है कि भारत माता नित्य अपने परिधान बदलकर नए आभूषणों से अपना रूप श्रृंगार कर रही हो। यह हमारा सौभाग्य ही है कि प्रकृति की इस सुरमय क्रीड़ा स्थली में हमारा जन्म हुआ है। हमारा दूसरा अनुच्छेद लेखन है भारतीय कृषक। भारतीय कृषक का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों की करुण कहानी है। वह प्रातःकाल उठकर हल बैलों को साथ लेकर अपने खेत में पहुंच जाता है। शरीर को कपा देने वाली ठंड, तपा देने वाली लू, तूफानी व बर्फीली हवाएं और मूसलाधार वर्षा भी उसके कदमों को रोक नहीं पाती है। सूर्य के दर्शन भी उसे खेत पर ही होते हैं। उसका खाना पीना, नहाना धोना और विश्राम आदि कार्य भी खेत में ही होते हैं। उषा की लाली से लेकर संध्या के बाद अंधेरे तक वह कठोर परिश्रम करता है। रात्रि के गहन अंधकार में जब सब लोग सुख की नींद सो रहे होते हैं, तब वह अपने खेतों की रखवाली करता है। वह कभी हल चलाता है तो कभी बीज बोता है, कभी खेतों को सींचता है तो कभी फसल काटता है। यही है उसकी दिनचर्या। अगला अनुच्छेद लेखन के लिए विषय हमारा अनुशासन का महत्व। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में कोई भी काम सही समय पर और सही ढंग से नहीं हो पाता है, जबकि अनुशासन में रहने से हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में नियमितता आती है, जिससे हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुशासन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी देश के भविष्य निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुशासन के बिना ना तो वे देश के सभ्य नागरिक बन सकते हैं और ना ही अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं। अतः विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षक, माता पिता और सरकार सभी को सम्मिलित प्रयत्न करने चाहिए। अगला अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा विषय है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यह संसार गुण अवगुण तथा भलाई बुराई आदि से भरा पड़ा है। जिसके पास जैसी दृष्टि है उसे सब वैसा ही दिखाई देता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक मजदूर व्यक्ति पूरे दिन मेहनत करने के बाद सड़क के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी एक चोर उधर से निकला। उसने मजदूर को निश्चिंत सोया हुआ देखकर कहा, यह तो कोई मेरा ही बंधु है जो कामयाब ना होने पर थक कर सो गया। कुछ देर बाद उधर से एक शराबी निकला। उसने कहा, उफ, इतनी पी गया है कि तन बदन का होश भी नहीं रहा। अंत में एक सन्यासी उधर से निकला और उस सोते हुए व्यक्ति को देखकर बोला, शायद कोई पहुंचा हुआ महात्मा है जो भय मुक्त होकर निस्मृत जीवन का आनंद ले रहा है। तो वह व्यक्ति कौन था? चोर, शराबी या महात्मा? वास्तव में यही है दृष्टि भेद। जिसकी दृष्टि जैसी थी उसे वह व्यक्ति उसी रूप में दिखाई दे रहा था। अतः यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो चोर भी हमें साधु के रूप में दिखाई देगा, और यदि हमारी दृष्टि अच्छी नहीं है तो साधु भी हमें चोर दिखाई देगा। अगला अनुच्छेद लेखन के लिए विषय हमारा सत्य तथा असत्य।
यह कथन उचित ही है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप। अर्थात सच्चे भाषण सबसे बड़ी तपस्या है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और पुण्य के पथ पर अग्रसर रहता है, विजय सदैव उसके कदम चूमती है, जबकि झूठ बोलने वाले की कभी जीत नहीं होती है। अतः संसार में उन्नति करने के लिए सत्यवादी होना परम आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने माता पिता, गुरुजनों व अन्य स्वजनों से कदापि असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवती होती है तथा उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय भी नहीं रहता है कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में निंदा होती है तथा वह कदम कदम पर तिरस्कृत होता है, किंतु सत्यवादी की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती ही रहती है और वह समाज में सिर ऊंचा करके चल सकता है। अतः हमें सदैव अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करना चाहिए, सत्य ही भाषण करना चाहिए तथा सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगला अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा विषय है मेट्रो रेल। विज्ञान ने अनेक अद्भुत आविष्कार किए हैं, जिनमें से एक है मेट्रो रेल। मुझे मेट्रो रेल देखने का अवसर तब मिला जब मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा मेला देखने गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हम फूले ना समाये और जब मेट्रो रेल दिखी तो उसे देखते ही रह गए। रेल के दरवाजे अपने आप खुले और हमारे अंदर जाते ही सभी दरवाजे बंद भी हो गए तथा रेल चल दी। पूरी मेट्रो वातानुकूलित थी। अगला स्टेशन आने से पहले उसकी घोषणा हो रही थी, जिससे उतरने वाली सवारियां दरवाजे के पास आ जाती थी। मेरे अनुसार दिल्ली शहर को मेट्रो एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई है, जिसने यहाँ की यातायात समस्या को तो हल किया ही है, इसके साथ साथ प्रदूषण को भी कम किया है। इतना ही नहीं, मेट्रो से ड्राइविंग का मानसिक तनाव तथा सड़कों पर भीड़ भी हुई भारी कमी के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी कम हो गई हैं। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा अंतिम विषय है शास्त्री जी की सादगी। एक बार भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की गाड़ी चने के खेतों के पास से गुजर रही थी। उन्होंने गाड़ी रुकवाकर चालक से कहा कि वह खेत के मालिक के पास जाकर कहे कि वहाँ गाड़ी में भारत के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और वे खाने के लिए कुछ हरे चने मांग रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके लिए कुछ चने ले जाऊं। चालक ने खेत के मालिक के पास जाकर लाल बहादुर शास्त्री की कही हुई बात दोहरा दी, जिसे सुनकर किसान ने हैरान होते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री मेरे खेत के चने मांग रहे हैं, मेरा इतना सौभाग्य। यह कहकर उसने पौधे उखाड़े और तुरंत लाल बहादुर शास्त्री के पास पहुंचकर भाव विभोर होते हुए बोला, आप जैसे देवता के दर्शन पाकर आज मेरा जीवन सफल हो गया। शास्त्री जी किसान की बात सुनकर मुस्कुराए और चने लेकर गाड़ी आगे बढ़वा दी। किसान प्रधानमंत्री की सादगी और नम्रता के आगे नतमस्तक हो गया। तो ये थे अनुच्छेद लेखन के कुछ विषय। आइए एक बार अभ्यास के लिए आपको इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। अर्थात किसी विषय पर कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त करना, अर्थात विषय को सार रूप में प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप होता है। अनुच्छेद लेखन की सीमा गिने चुने शब्दों अथवा 8-10 वाक्यों तक ही सीमित होती है। अनुच्छेद में विचारों को क्रम से लिखना चाहिए। अनुच्छेद संक्षिप्त एवं प्रभावशाली होना चाहिए। अनुच्छेद में सदैव सरल और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है अनुच्छेद लेखन आपको समझ में आया होगा। आपने गौर करना है सावधानियों पर। अगर आप सावधानी पूर्वक अनुच्छेद लिखेंगे तो कभी त्रुटि नहीं होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।